क्वेश्चन नंबर B3, करंट थ्रू ए कैन बी अल्टर्ड। तो ये जो दो लूप बनाए गए हैं, पहला लूप ये है एंड दिस इज द सेकेंड लूप बी। करंट का जो डायरेक्शन है इसमें ये है, तो करंट का डायरेक्शन ये है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा बी के प्लेन से, वो बी के प्लेन से फ्लक्स एसोसिएटेड ऐसा होगा। तो दीज आर द फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद बी। नाउ कमिंग टू केस फर्स्ट, मान लो करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो करंट टाइम के साथ इंक्रीज करेगा तो अब देखते हैं कि दोनों के बीच फोर्स कैसा आएगा। तो ये हो गया बी का प्लेन, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही हैं। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स बढ़ेगा। तो इसमें एक ऐसा करंट आएगा कि जो इसको अपोज करे, तो इसमें एक उल्टा करंट आ जाएगा ये डायरेक्शन में। तब इस उल्टे करंट के लिए अगर मैं यहां छोटा डीएल लेता हूं, तो डीएल देखो बाहर जा रहा, और बी देखो ये छोटा सा डीएल है, ये मार्कर के डायरेक्शन में बाहर की ओर है, और बी जो है इससे किसी एक एंगल पर है ना। तो अगर आप बात करते हैं डीएल क्रॉस बी की, तो डीएल क्रॉस बी, ये हो गया डीएल बाहर जा रहा, ये हो गया बी। तो डीएल क्रॉस बी जो आएगा वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा और डीएल के भी। तो ये हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। तो ये फोर्स के डायरेक्शन के चलते इसका एक कंपोनेंट आएगा ये डायरेक्शन में, जिसके चलते ये अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये तब की बात रहेगी जब करंट टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। तो उस केस में पहले एक बात देख लेते हैं वापस से। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था, ऐसा करंट जा रहा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये हो गया, तो इसमें जो करंट आया ये उल्टे डायरेक्शन में आएगा ऐसा। तो ऐसे आया है, तो जो डीएल का डायरेक्शन हो गया वो ये हो गया, और जो बी का डायरेक्शन था वो ये हो गया। तो डीएल क्रॉस बी वापस से एक बार देख लेते हैं। डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी, ये डायरेक्शन आएगा तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। अब अगर इसमें करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाए, मान लो कि करंट टाइम के साथ डिक्रीज करे, तो करंट टाइम के साथ डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। तो उस केस में अपोजिट नेचर का फोर्स आ जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि इसमें करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये बात है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर B4। दो कंडक्टर हैं PQ, और ये दो वायर्स हैं R एंड S, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। बोल रहा है कि P को जो है ये डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं विथ वेलोसिटी v। तो P को ये डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, तो बोल रहा है कि Q किधर मूव करेगा। तो P जब ये डायरेक्शन में मूव करेगा तो होगा क्या कि इसमें एक EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया मोशनल EMF के चलते वो आ जाएगा -V क्रॉस B। तो V क्रॉस B लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आया जिसके चलते ये हाई पर हो गया, ये लो पर। इसमें एक करंट फ्लो करेगा। तो ये करंट फ्लो का डायरेक्शन देखो दोनों में अपोजिट हो गया। तो सेम डायरेक्शन में जो करंट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो दोनों में जो होगा रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर B4। इतना नोट कर लेते हैं फिर बात करते हैं। B5 में एक लूप है, जो मैग्नेटिक फील्ड में फॉल कर रहा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, तो किसी टाइम पर मान लो कि जब ये इंटर कर रहा है तो किसी इंस्टेंस पर ये लूप का पोजीशन ऐसा था। तो जब लूप का पोजीशन ऐसा था तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा, क्योंकि एरिया वेक्टर धीरे धीरे ये वाला एरिया जो है बढ़ते जाएगा। तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इसमें ऐसा एक करंट आएगा जो इस इंक्रीज को अपोज करे, तो इसमें करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा ऐसा। तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। अब बात करते हैं इतने सेक्शन पे जो फोर्स लगेगा। मान लो कि ये सेक्शन को मैं लिख देता हूं A B C D,
ये सेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो इस पे फोर्स लगेगा, जो फोर्स होगा वो होगा आई इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्रॉस बी। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया वो हो गया ये, तो एस क्रॉस बी लूं तो फोर्स ऊपर है तो ये फोर्स ऊपर लगेगा और mg नीचे है, जिसके चलते इसका एक्सीलरेशन g से कम हो जाएगा। जब ये पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलने लगेगा तो एरिया चेंज नहीं करेगा, फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, करंट जीरो हो जाएगा और एक्सीलरेशन g के बराबर हो जाएगा। जब ये बाहर निकलने लगा तो फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है तो इसमें ऐसा करंट आएगा कि उसको इंक्रीज करे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा एग्जिस्टिंग के बराबर, तभी ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। तब वापस अगर मैं इस पे फोर्स निकालूं तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एस क्रॉस बी, वापस फोर्स ऊपर आ गया ये वाला फोर्स, जिसके चलते जो नेट फोर्स है वो mg से घट जाएगा। तो मतलब कि जब अंदर आ रहा और जब बाहर निकल रहा तो एक्सीलरेशन g से छोटा होगा, और जब वो पूरी तरह से अंदर अंदर मूव करेगा तो एक्सीलरेशन g के बराबर हो जाएगा। इतना नोट करते हैं, ये सेक्शन बी में इतना ही अभी के लिए। सेक्शन सी, क्वेश्चन C1, द टाइम इन विच द EMF is induced. Here it is given that magnetic field is in the region A and the width of the loop is greater than A. If it is B is greater than A. During the time in which the area inside magnetic field will change, during those time only EMF will be induced. And ये लूप जब इंटर कर रहा तो एक इंस्टेंस ऐसा आएगा जब ये लूप का जो आगे वाला हिस्सा है वो पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला जाएगा, ये वाला हिस्सा इस बाउंड्री पे आ जाएगा। तो शुरू से लेके ये इंस्टेंस तक ये वाला एरिया चेंज करेगा। तो कब तक अंदर आएगा? तो A/V टाइम तक। उसके बाद कुछ टाइम तक होगा क्या कि वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो चेंज नहीं करेगा, वो ड्यूरेशन में कोई EMF इंड्यूस्ड नहीं होगा। पर फिर वापस से जब ये बाहर आने लगे, जब इसका बैक एंड यहां आ गया, बैक एंड यहां आने के बाद जब ये बाहर निकलेगा तो वापस वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो चेंज करेगा। तो ये कितने टाइम में बाहर आ जाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का विड्थ है B, A, तो A डिस्टेंस तक ये बाहर आएगा। तो वापस कितने टाइम तक? तो A/V टाइम तक। तो टोटल टाइम जिसमें EMF इंड्यूस्ड होगा वो हो जाएगा 2A/V। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर C2। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है एंड लेंथ गिवन है एंड वेलोसिटी गिवन है, EMF इंड्यूस्ड पूछ रहा। तो सबसे पहले स्टेडी स्टेट जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स 0 हो गया, वो इंस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा वो होगा -V क्रॉस B। तो माइनस वेलोसिटी को यहां रिप्लेस कर लो, दैट इज 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी वेलोसिटी जो था, वेलोसिटी था 1I कैप एंड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो था वो था 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप। तो अभी V क्रॉस B लो तो I क्रॉस I 0 हो जाएगा, I क्रॉस J K कैप होता है तो ये हो जाएगा -4K कैप, I क्रॉस K -J कैप होता है, यहां भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो दैट इज 5J कैप। तो ये हो गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्टेडी स्टेट। नाउ जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, मान लो ये रॉड है एंड इट इज अलोंग Y एक्सिस, क्वेश्चन में गिवन है, तो इस पॉइंट को 2 बोल दूं, इस पॉइंट को 1 बोल दूं। तो अगर मैं V2 माइनस V1 लिखता हूं तो मैं लिखूंगा -E.S, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फील्ड पोटेंशियल रिलेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैंने यहां रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा -4K कैप प्लस 5J कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेजर करेंगे हम लोग वो मेजर करेंगे 1 to 2 एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रॉड की लेंथ होगी दैट इज 5 of J कैप। तो केवल J वाला टर्म ही एग्जिस्ट करेगा, तो
तो -25 वोल्ट, तो 25 वोल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस इसमें डेवलप हो चुका है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर C2। इसको नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर C3, मैग्नेटिक फील्ड से ये बाहर आ रहा। मान लेते हैं किसी टाइम t पर सीन ये है, तो उस टाइम पर ये डिस्टेंस जो ये बाहर आ गया वो हो जाएगा vt। तो अगर ये पूरी हाइट h है तो ये जो रिमेनिंग हाइट होगी वो हो जाएगी h माइनस vt। ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये भी होगा 60 डिग्री। अपने बेस इवेल्युएट कर लेते हैं tan 60 लेके, तो tan 60 को लिखेंगे h माइनस वी अपॉन एक्स। तो x जो होगा वो हो जाएगा h माइनस वी अपॉन √3। Hence, the flux associated will be 1/2 height h minus vt into the base, that is 2h minus vt upon √3 into the magnetic field। ये हो जाएगा फ्लक्स का वैल्यू। तो इसको अगर मैं लिखूं तो 2 कैंसिल हो गया, h माइनस vt होल स्क्वायर अपॉन √3 into the magnetic field। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम ग्राफ खींचना है तो करंट हो जाएगा माइनस ऑफ d∅dt, दैट इज द ईएमएफ अपॉन द रेसिस्टेंस। तो d∅dt अपने अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो देखो 2 बाहर आ गया, h माइनस वी, माइनस v बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा अपॉन √3 इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये करंट और टाइम का इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन है, इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो इसका जो स्लोप है निगेटिव है, इंटरसेप्ट जो है इसका पॉजिटिव है। तो स्लोप निगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये हो गया C3। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर C4। बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कब अपीयर होगा। तो इसको सीधे स्टेडी स्टेट में, एट स्टेडी स्टेट में अगर सीधे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो वो होता है माइनस ऑफ v क्रॉस b। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को देख के ये बता सकते हैं कि कब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। जैसे पहला ऑप्शन है v पैरेलल टू l। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो v के परपेंडिकुलर है, तो अगर v l के पैरेलल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो बोल रहा है v पैरेलल टू b। v और b पैरेलल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अगला ऑप्शन है l पैरेलल टू b। l जो है वो b के पैरेलल है। अब इसको देखते हैं अपने। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर B पर परपेंडिकुलर है तो L पर भी परपेंडिकुलर होगा। उस केस में E डॉट L 0 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर C5। इतना नोट करते हैं, अभी जगह बचा नहीं है, फिर C5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर C5। इस केस में जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा? तो अगर आप स्ट्रेट वायर को हटा के ऐसा लूप भी लगाते हो, दोनों ही केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ वो दोनों केस में सेम है। स्टेडी स्टेट में इन द रॉड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इज सेम एंड इट इज यूनिफॉर्म। तो अगर ऐसा है तो ऐसा लगाओ सेमी सर्कुलर लूप या ऐसा लगाओ सेमी सर्कुलर लूप, 1 और 2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही इंड्यूस होगा। v1 माइनस v2 विल रिमेन सेम, क्योंकि दोनों केस में, तीनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी सेम है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर C6। बोल रहा है कि रिंग के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो देखो ये रॉड जो जा रहा है ये v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा, और ये m हो गया, ये n हो गया, ये q हो गया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्टेडी स्टेट इनसाइड द कंडक्टर ये निकाल लो
ये माइनस वी क्रॉस बी है, तो वी क्रॉस बी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड है वो ये डायरेक्शन में है, एंड ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड इवेल्युएट करूं तो ये वी भी आ जाएगा, और उसका डायरेक्शन ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो क्यू हाई पोटेंशियल पे है, एम लो पोटेंशियल पे है, एंड वी क्यू माइनस वी एम अगर मैं इवेल्युएट करूं तो वी बी एल से इवेल्युएट करूंगा वी बी इंटू 2R। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर C6। ये सेक्शन C कंप्लीट हो गया, इसको हम लोग अभी नोट करेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड इंडक्टर। इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है इसकी चर्चा करनी है हम लोगों को। देखो, इसके लिए आरएल चार्जिंग सर्किट लेते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये बैटरी है जिसका ईएमएफ है एप्सिलॉन, और ये स्विच है। ये स्विच को क्लोज किया हमने t इक्वल्स टू 0 पे। क्लोज करने के पहले इंडक्टर में कोई करंट नहीं था, इंडक्टर इनिशियली अनचार्ज था। क्लोज करने के बाद मान लो कि किसी टाइम पर सर्किट में करंट जा रहा है I, ये चार्जिंग सर्किट है तो इसमें करंट टाइम के साथ ग्रो करता है। तो किसी टाइम t पर, एट एनी टाइम t, हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करते हैं। तो लिखेंगे एप्सिलॉन माइनस आर आई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। इंडक्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखना है ये हमने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या किया कि एप्सिलॉन को लिख सकते हैं आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी, ये ईएमएफ की वैल्यू है। अभी क्या करते हैं, दोनों साइड करंट से मल्टीप्लाई करते हैं विच वाज फ्लोइंग एट दैट टाइम। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन आई, ये हो जाएगा आर आई स्क्वायर, ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी इंटू आई। दोनों साइड में मैंने करंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी बात करते हैं कि dt से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद dt। तो ये आएगा एप्सिलॉन आई डी टी इक्वल्स टू आर आई स्क्वायर डी टी प्लस एल आई डी आई, ये टर्म आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, विथ प्रॉपर लिमिट्स, लिमिट्स के साथ इसको दोनों साइड में इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर मैं इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करूं, एलएचएस देखो ये है एप्सिलॉन डी क्यू का इंटीग्रेशन। आरएचएस में इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में हो जाएगा, आर आई स्क्वायर डी टी जहां टाइम वेरी कर रहा है 0 से t। अगला सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन एल आई डी आई, जहां करंट एल आई डी आई जहां करंट वेरी कर रहा है 0 टू i। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब आप देखो कि जो फर्स्ट टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एप्सिलॉन डी क्यू। आपको कैपेसिटर में पढ़ाया गया होगा, ये होता है वर्क डन बाय बैटरी। इसका इंटीग्रेशन देगा टोटल एनर्जी गिवन बाय बैटरी। तो ये एलएचएस जो है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी गिवन बाय बैटरी को। तो ये टोटल एनर्जी गिवन बाय बैटरी यहां देखो दो पार्ट्स में बट गई, एक तो ये, दूसरा ये। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, ये पहला पार्ट क्या बताता है, दिस रिप्रेजेंट्स एनर्जी लॉस इन द रेसिस्टेंस। ये जूल्स लॉ से है जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया गया है। तो ये रेसिस्टेंस में एनर्जी लॉस की वैल्यू है। तो बैटरी ने जो एनर्जी दी उसका एक पार्ट रेसिस्टेंस में एनर्जी में लॉस हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट क्या है, तो देखो अगर मैं इसको U से रिप्रेजेंट कर देता हूं, U, और बेटर सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको डेल्टा U से रिप्रेजेंट करता हूं। तो डेल्टा U की वैल्यू आ गई L बाहर इंटीग्रेशन I डी आई 0 टू i। तो ये आ जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, ये आ गया डेल्टा U का वैल्यू। ये जो सेकेंड टर्म है ये बताता है इंडक्टर में मैग्नेटिक जो एनर्जी स्टोर्ड हो गई व्हेन करंट इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू i। जब करंट 0 से i वेरी किया तो जो एनर्जी स्टोर्ड हुई इंडक्टर में इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, उसका ये फॉर्मूला है।
ठीक है, और इसी एनर्जी को यूज करके इंडक्टर सडन करंट चेंज को अपोज करता है। तो ये फॉर्मूला यूज करने का एक स्पेसिफिक तरीका है। जब करंट 0 से I बदलेगा तो इंडक्टर की एनर्जी में जो चेंज आएगा उसका ये फॉर्मूला है। आप इसको ऐसे याद रखें। आपको पता ही होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं, चेंज के फॉर्म में ही देखा जाता है। ठीक है, तो इतना नोट करते हैं हम लोग। सो अभी जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया वो था एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज हाफ LI²। यहां से एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है जिसको तुम देख सकते हो। मान लो कि ये जो इंडक्टर है ये एक सोलेनॉइड है इनफाइनाइट लेंथ का, और उसके L लेंथ का इंडक्टेंस लिया मैंने। तो L लेंथ के इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, वो फॉर्मूला था μ0n² इंटू πr²L। ये फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में निकाला था। ये L लेंथ सोलेनॉइड का फॉर्मूला है। अब इसमें से देखो πr²L ये सोलेनॉइड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। इस वॉल्यूम को मैंने अलग कर दिया। बाकी जो टर्म आया दैट इज हाफ μ0n²I², ये टर्म वॉल्यूम को मैंने डेल्टा V से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं दैट इज हाफ μ0ni का होल स्क्वायर अपॉन μ0 इंटू डेल्टा V। तो यहां से आ जाएगा डेल्टा U बाई डेल्टा V, जो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया हाफ B² अपॉन μ0। ये फॉर्मूला तो भले यहां के लिए निकाला गया है, अब यहां से लेके जहां भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इवन हायर सेमेस्टर्स में भी, वहां भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटिक फील्ड का यही फॉर्मूला यूज होगा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम du बाई dV इन ए मैग्नेटिक फील्ड होता है हाफ B² बाई μ0। इसको आप नोट कर लेंगे। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कि एक RL सर्किट है, ये RL सर्किट है और ये चार्जिंग सर्किट है जिसमें स्विच को मैंने t=0 पे क्लोज किया, और ये है EMF एप्सिलॉन। आपसे बोला गया कि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड की आधी कब होगी? When the energy stored in the inductor will be half of the maximum energy stored inside inductor। ये क्वेश्चन आप लिख लो। तो ये क्वेश्चन पूछा तो सबसे पहले आप निकालेंगे मैक्सिमम एनर्जी इन द इंडक्टर। तो मैक्सिमम एनर्जी तब होगा जब करंट मैक्सिमम होगा, और करंट मैक्सिमम होता है एट स्टेडी स्टेट t=∞ पे। तो उस केस में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड आ गई हाफ L, और I हो गया एप्सिलॉन बाई R का स्क्वायर। ये मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड है। अब मान लो कि t टाइम पर एनर्जी स्टोर्ड है, एट टाइम t एनर्जी स्टोर्ड है हाफ LI²। तो आपसे बोला है कि हाफ LI² इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड। ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया था। तो देखो हाफ L कैंसल हो जाएगा, तो यहां से आ गया 2 इंटू I²। देखो ऐसा है कि स्क्वायर दोनों साइड है, ऐसा करते हैं कि स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये आ जाएगा √2i = एप्सिलॉन बाई R। अब I का फॉर्मूला जो होता है एप्सिलॉन बाई R 1 - e⁻ -t/τ, ये फॉर्मूला होता है। इधर एप्सिलॉन बाई R है, तो ये देखो इससे कैंसल हो जाएगा, और यहां से वो टाइम आ जाएगा जितने देर के बाद करंट जो है, जो एनर्जी स्टोर्ड है इंडक्टर में, वो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड की आधी हो गई। वो टाइम यहां से आ जाएगा। इसको नोट कर लेते हैं ना। अब बात करते हैं आगे के लिए LC ऑसिलेशंस की। देखो एक कैपेसिटर है जो इनिशियली फुल्ली चार्ज्ड है विथ ए चार्ज Q0, और ये कैपेसिटेंस है C। यहां एक स्विच लगाया और यहां एक इंडक्टर को जोड़ दिया, जो इंडक्टर इनिशियली अनचार्ज था। t=0 पे इसमें कोई करंट नहीं था। अब यह स्विच को t=0 पे क्लोज कर दिया। अब आपको यह बताना है कि व्हाट इज द करंट इन द सर्किट एट एनी टाइम t।
तो देखो जैसे ही अब पहले बात करते हैं एट t इक्वल्स टू 0 प्लस, दैट इज जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच होगा क्या कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चाहेगा अक्रॉस थ्रू द इंडक्टर, पर होगा क्या कि इंडक्टर सडन करंट चेंज अलाउ नहीं करता है। तो इंडक्टर इनिशियली अनचार्ज था, उसमें कोई करंट नहीं था, तो जैसे ही स्विच ऑन करोगे उसके जस्ट बाद इंडक्टर में करंट जो होगा वो 0 होगा। तो t इक्वल्स टू 0 प्लस पे बोल सकते हैं कि इंडक्टर में करंट की वैल्यू 0 है एंड कैपेसिटर का जो चार्ज है उसकी वैल्यू है Q नॉट। ये इनिशियल स्टेट हो गया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जैसे जैसे टाइम पास करेगा इंडक्टर में करंट अब टाइम के साथ बिल्डअप होने लगेगा। तो अपने ये कह सकते हैं कि द करंट इन द इंडक्टर इज इंक्रीजिंग विद टाइम, और कैपेसिटर का चार्ज टाइम के साथ डिक्रीज करेगा क्योंकि कैपेसिटर जो है अक्रॉस इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। तो अगर ऐसा है तो किसी भी टाइम t पर अपने मान लेते हैं कि कैपेसिटर का चार्ज था Q, और उस टाइम पर सर्किट में जो करंट था उसको एज्यूम कर लेते हैं कि वो I था, और ये हो गया इंडक्टेंस। करंट, सिंस करंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, तो अपने ये बता सकते हैं कि इंडक्टर का कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पे है, कौन सा लो पे, इंडक्टर को बैटरी की तरह समझ के। तो अगर ऐसा सोचे तो ये एंड हाई पे होगा, ये एंड लो पे होगा। अभी KVL डाल देते हैं तो लिखेंगे Q बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी देखो Q बाई सी की वैल्यू आ गई एल डी आई बाई डी टी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, करंट की बात करें तो कैपेसिटर का ये चार्ज, इस प्लेट का चार्ज जिस रेट से चेंज करेगा अपने बोल सकते हैं वही करंट होगा। तो करंट को लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी। माइनस क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का चार्ज टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इसको मैं यहां रिप्लेस कर दूं तो ये वैल्यू आएगी Q बाई सी इक्वल्स टू माइनस एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। तो लिख सकते हैं डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाई सी एल इंटू क्यू। ये देख लो आप, है ना। अब ये जो इक्वेशन है ये SHM के इक्वेशन से कंपेरेबल है। जो SHM का इक्वेशन होता था डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, दोनों ही कंपेरेबल हैं। और मैथ कहता है कि वेरिएबल चेंज होने से सॉल्यूशन चेंज नहीं होता। तो अगर ऐसा है कि इसका सॉल्यूशन जो आता था x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसका भी सॉल्यूशन वही आएगा, बस x के जगह हो जाएगा q। तो अपने लिख सकते हैं q इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। पर ऐसा लिखेंगे तो दो अननोन्स आ जाएंगे, एक तो a नहीं पता अपने को, एक तो डेल्टा नहीं पता। ओमेगा की जहां तक बात है तो ओमेगा आ जाएगा 1 बाई रूट सी एल। यहां पर बोलते थे कि पार्टिकल का पोजीशन SHM करेगा, यहां पर बोलेंगे कि कैपेसिटर का जो चार्ज होगा वो हार्मोनिकली चेंज होगा। मतलब क्या कि सर्किट में चार्ज जो है टाइम के साथ एक्चुअली एक पीरियोडिक फंक्शन है। चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज ए पीरियोडिक फंक्शन। तो अभी देखो पहले निकाल लेते हैं ए और डेल्टा की वैल्यू। तो कैसे इवेल्युएट करें? तो सबसे पहले बात करते हैं t इक्वल्स टू 0 की। तो t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज की वैल्यू कितनी थी? Q नॉट। तो Q के जगह रख दिया Q नॉट और टाइम के जगह रख देते हैं 0। तो यहां आ जाएगा Q नॉट इक्वल्स टू ए साइन डेल्टा। अब इसमें दो अननोन है ए एंड डेल्टा, तो एक और इक्वेशन चाहिए होगा हम लोग को। अगला इक्वेशन कैसे निकालें? तो t इक्वल्स टू 0 पे करंट की वैल्यू कितनी थी? तो t इक्वल्स टू 0 पे करंट 0 था। तो ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि I है माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये आएगा माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब टाइम को 0 रख देंगे एंड करंट की वैल्यू रख देंगे 0। तो देखो टाइम को इधर 0 किया और उधर करंट को भी 0 कर दिया, तो ये आ जाएगा कॉस डेल्टा। तो इन तीनों में एक टर्म 0 है। अब ओमेगा 0 नहीं हो सकता क्योंकि सी नन 0 है और एल नन 0 है, तो ओमेगा नन 0 है। अगर ए 0 होता है तो कोई सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सीधी बात है कॉस डेल्टा 0 है। तो अगर कॉस डेल्टा 0 है तो डेल्टा की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। अब अगर मैं डेल्टा की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दूं पाई बाई 2 तो ए की वैल्यू आ गई Q नॉट। ठीक है, तो यहां से कैपेसिटर का चार्ज आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो आ गया Q इक्वल्स टू Q नॉट
डेल्टा को 90 रख दो तो साइन के जगह कॉस हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, जहां ओमेगा की वैल्यू है 1/√LC, जिसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ करंट, ये बोला जाता है। इसको नोट कर लेते हैं, है ना। अब प्रीवियस डिस्कशन में ये तो हम लोगों ने निकाल लिया चार्ज की वैल्यू कैपेसिटर के। अब बात करें कि करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट की वैल्यू लिखी थी हम लोगों ने -dq/dt, जहां q का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है a cos ओमेगा t, जहां a का वैल्यू था q0। अभी अगर इसको मैं यहां रख दूं तो करंट का वैल्यू आ गया, देखो प्लस ऑफ q0 इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ गया करंट का वैल्यू, फॉर्मूला हो गया ये। अब मैक्सिमम करंट कितना आ गया सर्किट में, तो सर्किट में मैक्सिमम करंट आ गया Q0 ओमेगा। एक बात तुमको यहां पे दिख रही होगी, करंट भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब बार बार करंट अपने एक पार्टिकुलर वैल्यू को अचीव करेगा। तो अगर मैं एक ही ग्राफ पर चार्ज का भी ग्राफ बना दूं और करंट का भी ग्राफ बना दूं, मैंने y एक्सिस पर करंट और चार्ज दोनों को लिया एट एनी टाइम t एंड x एक्सिस पर ले लिया टाइम को। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो देखो सबसे पहले करंट का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो करंट का ग्राफ आएगा साइन का ग्राफ, और ये जो टाइम होगा ये टाइम होगा 2π/ω, ये टाइम होगा π/ω। नाउ कमिंग टू द चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ, तो चार्ज का इक्वेशन कॉस का इक्वेशन था। तो अगर मैं कॉस का ग्राफ प्लॉट करता हूं यहां पे, तो देखो कॉस का ग्राफ कैसे जाएगा। तो देखो ये है जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, वो है तुम्हारे करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, एंड जो ब्लू कलर की लाइट दिख रही है वो है चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आपको एक बात दिख रही होगी, अगर मैं टाइम को लेबलिंग कर दूं, यहां पर टाइम क्या होगा, तो यहां पे टाइम हो जाएगा π/2ω, यहां पे टाइम क्या होगा, तो यहां पे टाइम होगा 3π/2ω। तो आपको दिख रहा है कि अगर टोटल टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का 2π/ω, तो उसके 1/4 टाइम में कैपेसिटर का चार्ज जो मैक्सिमम था वो घटते घटते 0 हो जा रहा है। तो इन टाइम t/4 चार्ज ऑफ द कैपेसिटर डिक्रीजेज टू 0, या ऐसा बोल देते हैं चार्ज ऑफ द कैपेसिटर एट इन टाइम t/4 कैपेसिटर बिकम्स फुल्ली डिस्चार्ज, ऐसा बोल देते हैं, कैपेसिटर बिकम्स फुल्ली डिस्चार्ज। और उतने ही टाइम में देखो, उतने ही टाइम t/4 में देखो, पहले करंट 0 था, फिर करंट हो गया मैक्सिमम, मतलब कि उतने ही टाइम t/4 में क्या हुआ कि इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो गया। दैट इज इन सेम टाइम ड्यूरेशन इंडक्टर विल बी फुल्ली चार्ज्ड। अगले t/4 में देखो, अगले t/4 में क्या हुआ कि कैपेसिटर उल्टे में पूरा चार्ज हो गया, माने कि कैपेसिटर का ये प्लेट अगर पॉजिटिवली चार्ज था, ये प्लेट निगेटिवली चार्ज था, तो अगले 1/4 टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ कि कैपेसिटर का चार्ज ओरिएंटेशन चेंज हो गया और ये फुल्ली चार्ज हो गया, और इंडक्टर जो है फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। देख, इंडक्टर का करंट मैक्सिमम से घट के हो गया 0। वैसे ही ईच 1/4 टाइम में देखोगे तो कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज है तो फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, इंडक्टर अगर फुल्ली चार्ज है तो फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, एक 1/4 टाइम ड्यूरेशन में। तो इसको फॉर्मूले की तरह तुमको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें एक बात और आती है, मान लो कि कैपेसिटर मैंने शुरू में दिया था कि कैपेसिटर इज इनिशियली फुल्ली चार्ज एंड इंडक्टर इज इनिशियली फुल्ली डिस्चार्ज। मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि t = 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज 0 है, पर इंडक्टर में जो करंट है वो मैक्सिमम है, इंडक्टर चार्ज था एंड t = 0 पे ये स्विच बंद कर दिया,
ये करंट, इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है एंड द करंट इज आई नॉट एंड t इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर का जो चार्ज है वो 0 है, इंडक्टर में करंट मैक्सिमम है। मान लो कि ये सिचुएशन दे दिया तो फिर ये फॉर्मूले यूज नहीं होंगे, इनमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी जब आप इंडक्टर का करंट लिखोगे तो I को लिखना I नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस क्यों लगा दिया मैंने, तो इसके पीछे लॉजिक है। जब t 0 रखोगे तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई, I नॉट। जो t इक्वल्स टू 0 पे करंट है कितना, I नॉट, इसलिए जहां साइन था वहां कॉस कर दिया। नाउ जब कैपेसिटर का चार्ज लिखोगे t एट एनी टाइम t, तो q को लिखोगे q नॉट। अब जहां कॉस आ रहा था वहां आ जाएगा साइन। अब यहां t 0 रख के देखो, q आ जाएगा 0। तो ये आ गया कैपेसिटर का चार्ज एट एनी टाइम t। कोई भी मतलब वापस से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब यहां पर एक बात आएगी कि Q नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो फिर वापस ये रिलेशन आप यूज कर लेना कि भाई I नॉट को लिखते हो Q नॉट ओमेगा, ये एक फॉर्मूला है। I नॉट को Q नॉट ओमेगा लिखते हो तो Q नॉट को लिख सकते हैं I नॉट बाई ओमेगा। तो ये आ जाएगा कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज विच इज I नॉट बाई ओमेगा, वेयर I नॉट इज द इनिशियल करंट और मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। ठीक है ना, इसको नोट कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन की। अभी तक हम लोग सेल्फ इंडक्शन देख रहे थे। म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, पहले इसको समझ लो। मान लो कि ये एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट जा रहा है I, ये करंट ऐसे घूम रहा, तो इससे एसोसिएटेड जो फील्ड लाइंस होंगी वो हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। इसके नियर बाई में एक दूसरा मैंने सर्कुलर लूप रख दिया और इसमें कोई करंट नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि जब करंट ऐसे जा रहा है तो इसके साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, ठीक है। दिस इज द करंट I विच इज फ्लोइंग इन द फर्स्ट लूप। अब है क्या कि इसके करंट के चलते इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ा हुआ है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ये आपको दिख रहा होगा। तो अगर ऐसा है, अपने पढ़ते हैं बॉयड-सेवर्ट लॉ में कि जो करंट होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय ए करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू इट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है तो अगर अपने बोले कि फ्लक्स करंट के प्रोपोर्शनल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या कि इसके साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो इस करंट के प्रोपोर्शनल है, ऐसा बोला जा सकता है। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंड लूप इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द फर्स्ट लूप। I is the current in first loop, current in first loop, है ना, and phi is the flux associated with second loop। अब अगर मैं फर्स्ट लूप का करंट चेंज करूं तो सेकेंड लूप से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो भी चेंज करेगा। अब अगर फ्लक्स चेंज करता है तो सेकेंड लूप में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाएगा। इस फिनोमिना को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊं तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट का नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, और इसका यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस की तरह हेनरी होता है। इसको कैपिटल H से डिनोट करते हैं। इसका यूज कहां होता है, तो इसका यूज मेनली ट्रांसफार्मर में होता है, जिसको इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड का सबसे बड़ा जनरेशन बोला जाता है। फर्स्ट जनरेटर जो कि चाहिए ही चाहिए, पर सेकंड सबसे बड़ा इन्वेंशन जो है ना वो ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर में ये फिनोमिना यूज होता है। तो जो लोग इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में जाते हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगली बात ये आती है कि ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अब सीधी सी बात है कि अगर दोनों लूप आसपास रहेंगे तो एक के करंट के चलते दूसरे से फ्लक्स ज्यादा एसोसिएटेड होगा, तो उस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। अगली बात, अगर मीडियम चेंज होता है,
मीडियम चेंज करेगा तो परमिएबिलिटी चेंज करेगा। ये डिस्कशन हम लोग ईएमएफ में कर चुके हैं। तो मीडियम अगर चेंज कर जाए तो होता क्या है कि परमिएबिलिटी चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, तो उससे फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस पे प्रभाव जाएगा। अगला ये डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे। भाई अगर ये लूप ऐसे रखा तो इससे ज्यादा फील्ड लाइन जा रहा, और अगर थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो इससे कम फील्ड लाइन जाएगा। तो लूप्स का ओरिएंटेशन क्या है इस पे भी डिपेंड करता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। पहला हो गया क्लोजनेस और अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ये पहला इस बात पे डिपेंड करता है। दूसरा ये डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ द लूप्स पे, ओरिएंटेशन ऑफ लूप्स। तीसरा ये डिपेंड करेगा साइज पे भी। इस लूप का साइज अगर बड़ा होगा तो इसके साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स होगा वो भी ज्यादा होगा। ये साइज ऑफ द लूप्स इस पे भी डिपेंड करता है, और इसको हम लोग डिराइव भी करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। और चौथा ये डिपेंड करता है मीडियम पे। अब तुमको ये बात लगेगी कि ये कैसे इन सब पे डिपेंड करता है, तो इसके लिए डेरिवेशन है जो अभी थोड़ी देर में मैं दे रहा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है ये आपको ध्यान रखना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जिन डिवाइसेज में आएगा, जिन डिवाइसेज में पाया जाएगा कि भाई उनमें म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, उनको हम लोग यूज करके एक में करंट चेंज करके दूसरे से भी करंट फ्लो करा सकते हैं। क्योंकि करंट इसमें चेंज हो रहा है तो इससे फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ सेकंड में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगा, और सेकंड में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा वो है -d∅dt, जिसको लिख सकते हैं -m/d∅dt। ये ईएमएफ आ गया, करंट आपने पहले में चेंज किया और ईएमएफ सेकंड में आ गया, और सेकंड में जब ईएमएफ आएगा तो सेकंड में करंट भी आ जाएगा। मतलब कि एक में करंट चेंज करते हैं तो दूसरे में भी करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है। तो इस फिनोमिना को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। और इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, और ये किन बातों पे डिपेंड करता है ये आपको एनसीईआरटी के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। इसको नोट करते हैं। बात करते हैं t = इन्फिनिटी का एक प्रॉब्लम। जैसे वही सर्किट लेते हैं, 10 वोल्ट की बैटरी है, ये रेसिस्टेंस है 2 ओम्स का, और इधर एक रेसिस्टेंस है 2 ओम का। यहाँ पे एक स्विच लगा है, ये भी रेसिस्टेंस 2 ओम का है, और यहाँ पर एक इंडक्टर लगा है, और इंडक्टर की वैल्यू है 2 मिली हेनरी। t = 0 पे ये स्विच को क्लोज किया, और इनिशियली इंडक्टर अनचार्ज था। आपको बोला जा रहा है कि आफ्टर स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, आगे के लिए ध्यान रखिएगा कि स्टेडी स्टेट t → इन्फिनिटी को बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आफ्टर स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, आप ये बताइए कि डिफरेंट रेसिस्टेंसेज में करंट की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो जब स्टेडी स्टेट आ जाता है तो एक्चुअली होता क्या है कि इंडक्टर हो जाता है शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है 0। तो उस केस में कर क्या सकते हैं हम लोग कि इंडक्टर को हटा के आप प्लेन वायर लगा सकते हैं, ठीक है। ये इंडक्टर हटाइए और प्लेन वायर जोड़ दीजिए ऐसा, और यहां पर एक रेसिस्टेंस है 2 ओम का। ये हो जाएगा सर्किट एट t → इन्फिनिटी। सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। तब इस केस में इसमें सारा करंट घूमेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो इसमें कोई करंट नहीं घूमेगा, तो उस करंट की वैल्यू हो जाएगी 5 एम्पियर, ठीक है ना। अब इसी में अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि भाई इंडक्टर जो है वो प्योर इंडक्टर नहीं है, उसमें एक रेसिस्टेंस भी है, जैसे ये इंडक्टर में दिया रहता, मान लो इसी सर्किट को अगर मैं वापस रिड्रॉ कर लूं, ये 10 वोल्ट था, इधर 2 ओम, इधर 2 ओम। अब मैं क्या करूं कि इंडक्टर में मैं बोल दूं कि रेसिस्टेंस भी है, कि भाई ये है 2 मिली हेनरी 2 ओम का एक इंडक्टर। अब सर्किट को क्लोज किया t = 0 पे। तो स्टेडी स्टेट में आप ये बताइए कि अलग अलग ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होगी। तो ये कंडीशन में जब आप इंडक्टर को शॉर्ट करेंगे तो इंडक्टर को शॉर्ट करते समय उसके रेसिस्टेंस को आप शॉर्ट नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको करना क्या होगा
कि भाई ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम है, इंडक्टर का रेसिस्टेंस आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि भैया ये है रेसिस्टेंस इंडक्टर का। इंडक्टर तो शॉर्ट हो गया पर उसका रेसिस्टेंस दिखाना पड़ेगा तुमको। तो अब सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, देखो। तो अब अगर अलग अलग ब्रांच में करंट पूछा तो ये 2 पैरेलल 2 1 हो गया, 2 1 3 हो गया। तो यहां से जो करंट आई जाएगा वो आई की वैल्यू हो जाएगी 10/3 एम्पियर। अब ये करंट एक्चुअली यहां पर बटेगा और बटेगा इक्वली क्योंकि रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम है। तो बोल सकते हैं कि इसमें भी करंट जाएगा 5/3 एम्पियर और इसमें भी करंट जाएगा 5/3 एम्पियर। ये आ जाएगा करंट का वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गया t इक्वल्स टू इन t टेंस टू इन्फिनिटी के प्रॉब्लम्स की बात करी हम लोगों ने। t टेंस टू इन्फिनिटी पे करना क्या होता है, तो इंडक्टर को कर देना होता है शॉर्ट सर्किट। और t टेंस टू 0 पे क्या करना होता है, तो t टेंस टू 0 पे इंडक्टर को कर देना होता है ओपन सर्किट। मतलब कि सर्किट से उसको निकाल के हटा दो और इन्फिनिटी पे उसको हटाओ और उसके जगह वायर जोड़ दो। पर अगर इंडक्टर में कोई रेसिस्टेंस है तो इंडक्टर तो शॉर्ट होगा, उसके जगह वायर तो जोड़ोगे पर रेसिस्टेंस की वैल्यू वैसे ही रखनी है। ये हम लोग कहां से डिराइव कर रहे हैं थ्योरी को, तो ये हम लोग वहीं से डिराइव कर रहे हैं जो कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। वो डिस्कशन में हम लोगों ने देखा था कि हाउ इंडक्टर इज बिहेविंग इन द सर्किट। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब टाइम इन्फिनिटी हो जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि सर्किट में इंडक्टर है ही नहीं। एंड t टेंस टू 0 पे एक्चुअली करंट का वैल्यू 0 था क्योंकि उसके पहले भी इंडक्टर में करंट 0 था। तो इंडक्टर सडन करंट चेंज को अपोज करता है, इसलिए अगर t इक्वल्स टू 0 के पहले करंट इंडक्टर में 0 है तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच भी इंडक्टर में करंट 0 रहेगा। इसको नोट करते हैं फिर बात करते हैं। नाउ तीसरे टाइप का प्रॉब्लम आता है प्रॉब्लम्स ऑन टाइम कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसके लिए जो थ्योरी हम लोग यूज करते हैं वो थ्योरी एक्चुअली बीटेक से ली गई है और इस थ्योरी को बोलते हैं थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम, ये थ्योरी को हम लोग यूज करेंगे। ये थ्योरी कहां से आई इस बात को वहीं पे समझेंगे इंजीनियरिंग में, पर ये है क्या इसको मैं यहां समझा देता हूं। जैसे बेसिक आरएल सर्किट जब हम लोगों ने लिया था तो ये सर्किट में टाइम कांस्टेंट की वैल्यू लिख रहे थे L/R। अब इसको कुछ आप ऐसे समझो, मान लो कि मैं क्या करूं कि यहां से इंडक्टर को हटा दूं। इंडक्टर को हटाने के बाद AB के अक्रॉस इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस निकालूं और ऐसा निकालते समय बैटरी को शॉर्ट कर दूं। तो AB के अक्रॉस इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस कितना आएगा, तो अक्रॉस AB इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस आ जाएगा R के बराबर। तो एक बार आपने ऐसा कर लिया तो टाइम कांस्टेंट को आपको लिखना है L/R इक्विवेलेंस। मतलब क्या कि टाइम कांस्टेंट L/R में ये जो R होता है ना, ये R एक्चुअली इंडक्टर के अक्रॉस इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है। और इंडक्टर के अक्रॉस जब इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस निकाला जाता है तो बैटरी जितनी भी होती है उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। मान लो कि ये सर्किट दिया, ये ईएमएफ है, यहाँ रेसिस्टेंस R है, यहाँ भी रेसिस्टेंस R है और यहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है। अब बोला कि सर्किट का भैया टाइम कांस्टेंट खोजिए, बताइए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो देखो करना क्या है कि इंडक्टर के अक्रॉस इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस खोजना है और इंडक्टर के अक्रॉस जब इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस खोजेंगे तो बैटरी को शॉर्ट कर देंगे। तो अब सोचो कि इंडक्टर नहीं है, ऐसा सोचो और ये दो पॉइंट को देखो, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस निकालो बैटरी को शॉर्ट करके। तो बैटरी जैसे ही शॉर्ट करोगे ये दोनों पैरेलल आ जाएंगे। तो ये दोनों पैरेलल आ जाएंगे तो R इक्विवेलेंस की वैल्यू हो जाएगी R/2। तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी L/R इक्विवेलेंस विच इज R/2, दैट इज 2L/R। ये आ जाएगी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये सर्किट दिया जिसमें दो बैटरी लगी है, ये ईएमएफ है, ये बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है स्मॉल r, यहां भी एक रेसिस्टेंस लगा कैपिटल R, यहां एक इंडक्टर है और इसका वैल्यू है L, यहां भी एक रेसिस्टेंस लगा R और यहां भी एक बैटरी लगी है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r है। से कैपिटल R की वैल्यू 4 ओम है एंड स्मॉल r की वैल्यू 2 ओम है फॉर एनी पार्ट ऑफ द सर्किट। आपको बोला गया कि भाई इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट खोजिए,
क्या आएगा, टाइम कांस्टेंट का वैल्यू। तो टाइम कांस्टेंट कैसे खोजेंगे, तो इंडक्टर के अक्रॉस इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस खोजना है, बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देना है। बैटरी को शॉर्ट सर्किट करते समय बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस को शॉर्ट नहीं करना है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो अगर ऐसा है तो देखो ये हो जाएगा, अगर इसको मैं शॉर्ट कर दूं तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो 4 + 2 6, 4 + 2 6 एंड 6 विल बी इन पैरेलल। तो 6 पैरेलल आ जाएगा 3 ओम। तो इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस आ गया 3 ओम। इंडक्टर की वैल्यू गिवन है 3 मिली हेनरी। तो टाइम कांस्टेंट को अपने लिखेंगे, टाइम कांस्टेंट इक्वल्स टू L बाई आर इक्विवेलेंस। तो L की वैल्यू हो गई 3 × 10⁻³ दैट इज 10⁻³ इन सेकेंड्स। ठीक है, इसको नोट करते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हम लोगों ने बात किया था RL चार्जिंग सर्किट का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट RL डिस्चार्जिंग सर्किट। RL डिस्चार्जिंग सर्किट, ये सर्किट बनता कैसे है, तो पहले ये देख लो। मान लो कि मैंने क्या किया कि ये EMF है, इसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस R लगा और यहां एक इंडक्टर लगा हुआ था और ये इंडक्टर था L। ठीक है, और यहां पर एक स्विच लगा था जो कि पहले क्लोज्ड था। अब मैंने क्या किया कि यहां इसके पैरेलल एक रेसिस्टेंस जोड़ दिया R, और ये एक स्विच है जिसको मैंने क्लोज कर दिया। तो t = 0 पे मैं कर क्या रहा हूं, t = 0 के पहले क्या सीन था पहले ये समझो। तो t = 0 के पहले ये स्विच खुली हुई थी एंड ये स्विच क्लोज थी। तो था क्या कि ये रेसिस्टेंस L के साथ कनेक्टेड नहीं था। तो अगर ऐसा है तो सर्किट केवल इतना ही था। तो t = 0 के पहले ये था RL चार्जिंग सर्किट, क्योंकि EMF विथ रेसिस्टेंस R एंड L था। अब क्या किया मैंने कि जब ये वाला सर्किट, ये वाला स्टेडी स्टेट में आ गया, तो ये स्विच को खोल दिया और ये स्विच को क्लोज कर दिया। तो एक बार जब स्टेडी स्टेट आ गया, अब उसके बाद बोलना है कि भाई जो सर्किट बना उस सर्किट में एट एनी टाइम t करंट की वैल्यू बतानी है। तो जब जैसे ये स्विच खोल के ये बंद करोगे, इंडक्टर जो है पहले फुल्ली करंट स्टोर कर लिया। t = पे यहां जब सर्किट में स्टेडी स्टेट आ गया तो यहां में करंट था ε/R। तो जैसे ही स्विच का पोजीशन चेंज करेंगे ना, इंडक्टर में करंट का वैल्यू सडन चेंज नहीं करेगा। तो अब क्या होगा कि अब इस इंडक्टर में पहले से कोई करंट है, तो अब वो करंट इस पाथ में फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां सर्किट खुल चुका है, तो इस पार्ट में फ्लो करेगा। तब जैसे ही करंट रेसिस्टेंस से फ्लो करेगा, एनर्जी का लॉस होगा और इंडक्टर में करंट धीरे धीरे करके घटने लगेगा ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि और कोई सोर्स इस सर्किट में कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसे सर्किट को ही डिस्चार्जिंग सर्किट बोला जाता है। अब इसका मैथमेटिक्स लिखना है, तो चलो देखो बात करते हैं। मान लो कि ये इंडक्टर है और इसमें इनिशियल करंट है I0 और इसके साथ मैंने रेसिस्टेंस R को कनेक्ट कर दिया। अब ये करंट जो है टाइम के साथ डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो ये है t = 0 का कंडीशन कि इसमें करंट था I0 और इंडक्टर की वैल्यू थी L। तो एट टाइम t = t। अब मान लेते हैं कि इंडक्टर में जो करंट हो गया वो I हो गया और वो रेसिस्टेंस R के साथ कनेक्टेड है, इंडक्टर की वैल्यू L है। तो अब देखो कैसे करेंगे, तो इसमें हमको KVL यूज करना है। तो करंट टाइम के साथ घट रहा है या बढ़ रहा है, तो करंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पे होगा, कौन सा लो, तो बैटरी की तरह इंडक्टर को सोचो। तो अपने बोल सकते हैं कि ऐसा बैटरी आएगा कि करंट को सपोर्ट करे, तो ये एंड हाई पे, ये एंड लो पे होगा। तो अगर मैं अब KVL लगाऊं -2+, तो -2+ लिखूंगा प्लस L mod di/dt, क्योंकि di/dt देखो बॉस निगेटिव है तो मोड लगाना पड़ेगा, -IR = 0। सही बात है ना। अभी देख mod di/dt को क्या लिख सकते हैं, तो एक्चुअली अपने को यहां पूरा पॉजिटिव रखना है, तो वहां एक माइनस लगाना पड़ेगा ताकि ये पूरा टर्म जो अंडरलाइन किया मैंने ये एक पॉजिटिव टर्म हो जाए, ठीक है ना। -IR = 0, तो यहां से आ गया L di/dt = IR और आगे एक माइनस साइन है, तो di/I = -R/L dt।
नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो बोल दिया कि जब टाइम 0 था तो करंट कितना था, आई नॉट था। जब टाइम t हुआ तो करंट की वैल्यू आई एज्यूम कर ली, तो LHS का इंटीग्रेशन आ जाएगा ln i बाई आई नॉट। RHS में क्या हो गया, तो माइनस आर बाई एल इंटू टी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो करंट की वैल्यू आ गई I इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी आर अपॉन एल। देख लो यहां से यहां। तो अब अगर मैं इस करंट को टाइम के साथ ड्रॉ करूं, करंट वर्सेज टाइम ग्राफ, तो अब ये ग्राफ देखो कैसा दिखेगा, ई टू द पावर माइनस एक्स का ये ग्राफ है। तो दिस ग्राफ विल लुक लाइक दिस एंड इनिशियल करंट होगा आई नॉट। ये हो गया। अब अगर मैं इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को प्लॉट करूं, तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है, इस पॉइंट को मैंने 1 बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने 2 बोल दिया। तो अगर मैं ड्रॉ करता हूं EMF, दैट इज मैं उसको V लिख दिया, V इक्वल्स टू V1 माइनस V2। तो V1 माइनस V2 लिखूंगा तो मैं उसको पॉजिटिव लिखूंगा। तो अगर मैं पॉजिटिव लिख के लिखता हूं तो ये हो गया माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी यहां से निकाल के यहां रखेंगे तो देखो ये आएगा माइनस एल, इसका डिफरेंशिएशन करो, आई नोट आगे है, माइनस आर बाई एल आगे आएगा और ई टू द पावर माइनस टी आर बाई एल। तो देखो एल एल कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आई नोट आर ई टू द पावर माइनस टी आर बाई एल। तो इसका ग्राफ खींचना है आपको, ये इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये ग्राफ भी जो है ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ आ रहा है। तो मतलब कि इसका ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा दिखेगा, केवल यहां आई के जगह भी लिख देना है। ठीक है, इतना नोट करते हैं फिर बात करते हैं। आरएल सर्किट पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सर्किट के और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे ये बैटरी का ईएमएफ एप्सिलॉन है, ये रेसिस्टेंस आर है, यहाँ पर एक इंडक्टर लगा है, इंडक्टर एल है, ये स्विच है और यहाँ भी एक रेसिस्टेंस है और ये रेसिस्टेंस की वैल्यू आर है। टी इक्वल्स टू 0 पे ये स्विच को क्लोज कर दिया और क्लोज करने के बाद आपको बोला जा रहा है कि भाई आप ये बताएं कि बैटरी ने जो करंट दिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उस करंट की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। What will be the current given by battery as a function of time? तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? तो भाई हम लोग तो जो जानते हैं थ्योरी, वो तो खाली एक आर था एक एल था, इसमें क्या करें हम लोग, ये प्रॉब्लम आ गई। तो अब इसके लिए देखो करते क्या हैं, सबसे पहले हम लोग जो करंट गिवन बाय बैटरी का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था ना, वो फॉर्मूला था एप्सिलॉन बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी आर बाई एल। इस फॉर्मूले को थोड़ा मैं जनरलाइज कर देता हूं और ये आगे के मैंने एग्जाम्पल्स में या आपके क्वेश्चंस में ये थ्योरी की तरह काम करेगा। इसको लिख दो आप मैक्सिमम करंट ऑफ द बैटरी और यहां लिख दो ई टू द पावर माइनस टी एल बाई आर को लिख दो टाइम कांस्टेंट। ये आ गया करंट गिवन बाय बैटरी का फॉर्मूला। तो अब देखो ये फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करें तो हम लोग को 2 टर्म चाहिए, एक तो मैक्सिमम करंट और एक तो चाहिए टाइम कांस्टेंट। ये 2 वैल्यू अगर आ जाती है तो अगर मैं यहां रिप्लेस कर दूं तो करंट गिवन बाय बैटरी आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम करंट। तो आरएल सर्किट में याद रखें मैक्सिमम करंट होता है t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। तो t टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर मैं करंट निकालूं, t टेंस टू इन्फिनिटी पे करंट, तो इंडक्टर को मैं शॉर्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इंडक्टर को शॉर्ट करूंगा ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो अब सीधी बात है कि आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन बाई आर। तो ये आई नॉट की वैल्यू आ गई। अब टाइम कांस्टेंट कैसे निकालें? तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए इंडक्टर के अक्रॉस आर इक्विवेलेंस निकालते हैं और ऐसा करते समय बैटरी को शॉर्ट कर देते हैं। तो उस हिसाब से आर इक्विवेलेंस आ जाएगा, आर इक्विवेलेंस अक्रॉस इंडक्टर। तो अक्रॉस इंडक्टर आर इक्विवेलेंस की वैल्यू आ गई देखो आर बाई 2। तो अब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई टाउ इक्वल्स टू 2L बाई आर। अब ये दोनों वैल्यूज अगर मैं यहां रिप्लेस कर दूं तो यहां पर आ जाएगा करंट गिवन बाय बैटरी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये आ गया I इक्वल्स टू आई नॉट विच इज एप्सिलॉन बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाइम कांस्टेंट। तो इसको रिप्लेस कर रहा हूं मैं, तो
तो R ऊपर चला गया, 2L नीचे, तो ये आ गया करंट गिवन बाय बैटरी। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आपसे ये पूछा गया कि इंडक्टर में करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। इवैल्यूएट करंट इन इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मान लो ये पूछा गया, अब क्या करोगे? अब इसको देखो कैसे करेंगे। इसमें हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं और लगाते समय इंडक्टर में करंट को I1 लिखते हैं। तो अगर मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाऊं तो मैं लिखूंगा इप्सिलॉन माइनस IR माइनस L dI1 बाई dt इक्वल्स टू 0। यहां से मुझे I1 की वैल्यू चाहिए, तो अब मैं क्या करता हूं कि ये I का वैल्यू यहां मैं रिप्लेस करता हूं। तो देखो R कैंसिल हो जाएगा, इस एप्सिलॉन को मल्टीप्लाई कर दो तो ये एप्सिलॉन भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा? तो अब बच गया एप्सिलॉन e टू द पावर माइनस TR बाई 2L। देखो इतना ही बचेगा इसको सॉल्व करने के बाद। अब करके देख लो, इधर हो गया L dI1 बाई dt। तो अगर इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर दूं तो I1 की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? तो इप्सिलॉन e टू द पावर माइनस TR बाई 2L dt इक्वल्स टू L dI1, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब टाइम 0 था तो I1 की वैल्यू 0 थी, जब टाइम t हुआ तो करंट हो गया I1। इसको इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट द आंसर, दैट इज करंट इन द इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसको नोट करते हैं आप। एक डिस्चार्जिंग सर्किट का एग्जांपल लेते हैं। ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 3 ओम का रेसिस्टेंस है और यहां एक इंडक्टर लगा है 2 मिली हेनरी। यह सर्किट काफी टाइम तक चालू था और यह सर्किट स्टेडी स्टेट में आ चुका है। अब मैंने क्या किया कि यहां पर जो स्विच लगा था इसको खोल दिया और यहां पर एक स्विच लगा था इसको मैंने बंद कर दिया और यहां एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है 2 ओम का, इसको मैंने बंद कर दिया। अब आपको अलग अलग क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द करंट इन 2 ohm resistance after closing the switch S2। तो ये क्वेश्चन है। देखो ऐसे कैसे करेंगे इसको। तो अगर इसको लंबे टाइम तक मैंने बंद करके रखा था तो इंडक्टर में जो करंट की वैल्यू आ गई थी, ये हो गया डायरेक्शन करंट का, और इसकी वैल्यू आ गई स्टेडी स्टेट में 10/3 एम्पियर। ये करंट आ गया स्टेडी स्टेट में। अब आपको पता है कि इंडक्टर में जो सडन करंट चेंज होता है वो ये अलाउ नहीं करता। तो इंडक्टर में सडन करंट चेंज नहीं हो सकता। तो अगर मैं ऐसा सोचूं तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच रेसिस्टर में जो करंट होगा, करंट इन रेसिस्टर, वो हो जाएगा 10/3 एम्पियर। ये करंट इन रेसिस्टर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन है, आपको बोला गया कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद रेसिस्टर में करंट की वैल्यू बताओ। आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट फाइंड करंट इन 2 ohm रेसिस्टेंस। मतलब कि ये स्विच जब खोला और ये स्विच जब बंद किया उसके एक टाइम कांस्टेंट के बाद की बात की जा रही है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखो, करंट का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था I इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, जहां टाउ था टाइम कांस्टेंट। तो आई नॉट की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज 10/3। तो ई टू द पावर -1,
तो ये आ गया 10/3 इंटू ई। ये करंट आ गया एक टाइम कांस्टेंट के बाद, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं।